Hello students, today I will discuss new chapter respiration in plant. respiration in plant के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट किस तरह से रिस्पिरेशन करता है। प्लांट रिस्पिरेशन किस तरह से करता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए रिस्पिरेशन करना ही है। चाहे प्लांट हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, हर कोई रिस्पिरेशन करता है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं कि प्लांट किस तरह से रिस्पिरेशन करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये रिस्पिरेशन कितनी तरह का होता है। ये रिस्पिरेशन दो तरह का होता है। फर्स्ट क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन, एंड सेकेंड होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। फर्स्ट एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन and second is anaerobic respiration. Anaerobic respiration. एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन यानी क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड सेकेंड क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बात हो रही है प्लांट के रिस्पिरेशन की। तो प्लांट के रिस्पिरेशन में हम ये देखेंगे कि प्लांट का कौन कौन सा पार्ट रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। रिस्पिरेशन करने के लिए एक एक सेल को रिस्पायर करना होगा, और अगर वो एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहा है तो वहां ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। अगर वो एनारोबिक रिस्पिरेशन कर रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, और वहां पर जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ब्रेक होता है तो एथिल एल्कोहल निकालता है और लिटिल अमाउंट में एटीपी निकालता है। बट एरोबिक रिस्पिरेशन में एटीपी यानी एनर्जी ज्यादा निकलती है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हम रिएक्शन देखें तो हम इस तरह से कहते हैं कि जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स C6H12O6 ये कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये निकालेगा, क्या निकालेगा, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और एक एरोबिक रिस्पिरेशन जो कंप्लीट करता है, वो कंप्लीट करने में इसमें निकलता कितना है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इनका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या है, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, ठीक है। हमने ये बोला प्लांट का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। सेकेंड क्या है, क्यूटिकल्स के थ्रू रिस्पिरेशन करता है, यानी ये पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड क्या है, लेंटिसेल्स के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। तो स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा पाया जाता है, और लीफ के अपर सरफेस पे स्टोमेटा क्या होता है, कम पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा वहां पर नहीं पाया जाता, स्टोमेटा वहां भी पाया जाता है एज कंपैरिजन लोअर सरफेस। अब बात आती है कि तो यह एटीपी क्या होगा, इसी एटीपी को प्लांट भी लेगा, और इसी एटीपी को जब हमने यहाँ पे जनरल बात करी है कि एरोबिक रिस्पिरेशन, इंसानों में भी इस तरह से रिस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन का निकलना
ऑक्सीजन का निकलना यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकालता है। ये रिस्पिरेशन कर लिया। दूसरी चीज, यही चीज उल्टी होती है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पलट के यही कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर एंड गिव्स व्हाट? गिव्स व्हाट? C6H12O6, C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर एंड गिव्स ग्लूकोज, ग्लूकोज देता है एंड ऑक्सीजन। ओके, अब ये क्या है? ये अगर हम पलट दें तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये प्रोसेस को हम क्या करेंगे? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, उसने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड निकाला इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर और एनर्जी। और कौन कितनी एनर्जी मिली? 38 मॉलिक्यूल्स, ये एटीपी मिला। और इसका हमने फुल फॉर्म आपको बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, इनको हम किस में लेते हैं? अपनी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, जो अपनी पूरी बॉडी की एक्टिविटी है, चाहे प्लांट की एक्टिविटी, ये डिपेंड करेगी कि जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटे, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटे और उससे एनर्जी मिले और उस एनर्जी को हम लोग अपने काम में क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो उसी तरह से प्लांट भी यूटिलाइज करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या दिया? सनलाइट। तो उसने क्या निकाला? क्या बनाया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन दिया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट लगाओ भाई, प्लांट जितना हम लगाएंगे वो फोटोसिंथेसिस करेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आएगा। और ऑल लिविंग बीइंग के लिए ऑक्सीजन क्या है? नेसेसरी है। विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए प्लांटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट को मत काटो, इसलिए वहां पर क्या होगा? हमारे एटमॉस्फेयर में किसकी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस, इन सब का क्या होगा? इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और फिर इंसान या एनिमल कैसे रिस्पिरेशन करेंगे? क्योंकि एक बढ़िया सा सोर्स है किसका? खाने का, यानी ग्लूकोज क्या है? फूड देगा। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या है भाई? रिस्पिरेशन में वो जो निकालेगा। तो ये हो गई फोटोसिंथेसिस और यही हो गया। अब सुनिए, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया तो इसने बनाया ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज जो है ये किसी न किसी प्लांट के किसी न किसी पार्ट में इकट्ठा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। वो फूड कौन सा होगा? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। वो कौन सा होगा? वो सीड होगा, लीफ होगा, वो फ्रूट होगा। अलग अलग फॉर्म में ये एक्सेस ग्लूकोज वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हम लोग उसे फूड के फॉर्म में लेते हैं। और उस रेस्पिरेशन में ये क्या है? ये क्या निकालते हैं? उस फोटोसिंथेसिस में ये क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। उन्होंने क्या निकाला? ऑक्सीजन निकाला। और प्लांट के अलग अलग पार्ट में ये क्या हो गया? ये ग्लूकोज इकट्ठा हो गया इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। भाई प्लांट को भी अब एक क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि प्लांट रिस्पिरेशन करता है, वो तो खुद ही ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो उसे रिस्पिरेशन क्या कर रहा है या नहीं? यस, प्लांट भी रिस्पिरेशन करता है, वो भी डे भी टाइम, नाइट टाइम, डे टाइम, नाइट टाइम, वो कंटिन्यूअस वो भी रिस्पिरेशन कर रहा होता है। भाई वो बना भी रहा है ऑक्सीजन दूसरे लोगों के लिए, लेकिन खुद भी जितना उसको यूटिलाइज करना है वो अपना यूज करता है। अब वेस्ट एक तरह से अब इनके यूज का नहीं, जो यूज नहीं है, अब इनके लिए जो चीज यूज नहीं है वो इनके लिए वेस्ट हो गया और उनका वेस्ट हमारे लिए यूजफुल हो गया। अब ये एक्सेस ऑक्सीजन उन्होंने अपना एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। अब हमारे लिए ये क्या है? सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हम इसे क्या करते हैं? हम लोग ले लेते हैं, इंसान ले लेता है, जानवर लेते हैं, सारे ऑल लिविंग थिंग्स लेते हैं और खास करके प्लांट खुद भी लेते हैं।
ठीक है। एक डिफरेंस आता है लिखने के लिए, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन का डिफरेंस आपको देखिए यहीं पर मिल जाएगा। आप रिएक्शन में भी लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है और रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये कंबाइन करता है और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इनका क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वही ऑक्सीजन, वही ग्लूकोज को जब इंसान या जानवर कोई लेता है या प्लांट ने भी लिया, भाई उसको भी जब रिस्पिरेशन करना हुआ तो वो अपने ग्लूकोज को निकाल करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसने वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसने भी अपना रिलीज कर दिया। प्लांट इवापोरेट करता है ना, इवापोरेशन उनके में भी होता है, यानी ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसने वाटर भी निकाल दिया। उसने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। ठीक है, उसने वाटर को निकाला तो वो वाटर क्या हो गया, इवापोरेट होकर के क्या बनाता है, वो क्लाउड बनाता है और वाटर साइकिल होता है। कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, उसमें ग्लूकोज बना और वहां से ऑक्सीजन निकला, यह प्लांट ने बनाया। लेकिन जब इसी प्लांट को भी रिस्पायर करना होगा तो वो अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन से कंबाइन करके, फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी निकालता है। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। हमने डिफरेंस की बात करी कि डिफरेंस आता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन है कि सनलाइट का होना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस ये क्या है, सनलाइट जरूरी है। और रिस्पिरेशन के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और एनर्जी देता है। और क्या वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इनके क्योंकि डिफरेंस की बात बोली जा रही है, डिफरेंस क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस में वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगेन कंबाइन होता है और क्या बना लेता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वही रिकंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बना लिया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फोटोसिंथेसिस और डिफरेंस लिखना हुआ तो इजी हुआ। इनके लिए सनलाइट जरूरी है, इनके लिए सनलाइट जरूरी नहीं है। जो इनका कौन सा, जो इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन जब रिस्पिरेशन करना होता है तो वहां पर ये इसी से कंबाइन करते हैं और रिस्पिरेशन करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में ये निकालते हैं। इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी निकल रही है। और इनका क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब वो एक्सेस हो गया तो एक्सेस में प्लांट के किसी भी पार्ट में वो क्या होता है, इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ सीड, इन द फॉर्म ऑफ लीफ, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेम। ओके, और क्या निकालता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकालता है। इज इट क्लियर। अब हम ये देखेंगे, ये चीज हो गई, एग्जाम में आता है, ये चीज हो गई फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। कंपैरिजन हो गया कि कंपेयर किस तरह से करें। अब इनकी भी अभी हम बात करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू, क्यूटिकल्स के थ्रू, लेंटिसेल के थ्रू। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा ये लीफ के सरफेस में, हमने बोला लीफ के नीचे का जो सरफेस है, लीफ के जो नीचे का सरफेस है वहां पर क्या पाया जाता है, नीचे वाले उसमें ये क्या है, ये वेन्यूल आपको दिखेंगे। वहां पर स्टोमेटा छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, छोटे छोटे। और क्या है, माइक्रोस्कोप में देखा गया है। और वो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप अपने बुक में भी देखे होंगे। और इसे इरेज कर दें, ठीक है, अगर कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए, तो इरेज करें।
ओके डन। ठीक, ठीक। तो स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, स्टोमेटा का। ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमको किसका दिखता है, स्टोमेटा का दिखता है। ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग है। और इसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। और यहीं से ट्रांसपिरेशन भी होता है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ोगे कि ट्रांसपिरेशन इसी प्लेस से होता है। ये सब्सिडरी सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, साथ ही साथ वो ट्रांसपिरेशन में सब्सिडरी सेल्स का भी रोल होता है। बस इतना जान लीजिए कि ये स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीफ के ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस पर। नीचे के सरफेस पे ज्यादा पाया जाता है, ऊपर के सरफेस पे कम पाया जाता है एज कंपैरिजन लोअर सरफेस। ओके, हमने एक बात करी कि लेंटिसेल्स और क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स क्या है, जो प्लांट, जो जैसे कि अब ये लीफ है, लीफ का ये वाला सरफेस है क्यूटिकल्स। तो ऊपर वाला जो सरफेस है ये सरफेस होता है, जो थिक सरफेस है, ये थिक सरफेस है उसकी, लीफ की, इनको हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो लेंटिसेल्स स्टेम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। लेंटिसेल्स कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। आप उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बुक में देखेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर लेंटिसेल्स का होता है। वो कौन होता है, प्लांट की स्टेम होती है, वहां से इनका रिस्पिरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्पिरेशन किस प्लेस पर होगा, सबसे ज्यादा जो है रिस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। उससे कम क्यूटिकल्स के थ्रू होता है। और सबसे कम रिस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, लेंटिसेल्स के थ्रू होगा, जो स्टेम में पाई जाती है। ओके, रिस्पिरेशन आपको बता दिया कि रिस्पिरेशन किस तरह से होना है। अब हम इसको ग्राफिकल क्या इस तरह से देख ले कि लाइक दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड गिव्स, क्या देता है ये, एटीपी देता है। ओके, और हमने एटीपी की क्वांटिटी भी बता दी। निकल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये निकल रहा है। इनको क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, इन्हें हम लोग यूज करते हैं। ये यूज हुआ, ठीक है, ये यूज हुए, और यूज होने के बाद क्या हुआ कि ये फिर से ये ब्रेक होगा, किसमें, यानी एटीपी फॉर्म से निकला, उन्हें यूज किया गया, ये बना, फिर उसके बाद एडीपी। यही एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फिर से कंबाइन होगा और ये क्या बनाएगा, ये एडीपी कंबाइन होगा दूसरा वाला फॉस्फेट से, दूसरे वाले फॉस्फेट से याद रखना, फॉस्फेट। तो ये ट्राई है, ये डाई है, एक फॉस्फेट से कंबाइन होता है और फाइनल ये क्या बना ले रहा है, फिर से एटीपी। ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। और इस साइकिल के कंटिन्यूअस चलने में क्या इन्वॉल्व होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट जो है पहला कन्वर्ट होता है पाइरूवेट कन्वर्ट होगा, किसमें, पाइरूवेट में। ये पहला क्या कन्वर्ट होगा, ये पाइरूवेट में। अब दूसरा क्या किसमें कन्वर्ट होगा, एटीपी में। दूसरा क्या होगा, एटीपी में ये कन्वर्ट होता है।
ठीक है। और पहले वाली सीरीज को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और दूसरा वाला रिएक्शन क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब साइकिल होता है। अब सुनो, ग्लाइकोलिसिस है तो अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सीनियर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म एंड क्रेब साइकिल्स अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी के रूप में एनर्जी को निकली और फिर से वो एडीपी में कन्वर्ट होगी, ले लिया जाएगा और एडीपी बनाएगी और फिर एडीपी फिर से फॉस्फेट से कंबाइन होकर के फिर से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, यानी एटीपी फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। दूसरी चीज हमने बोला कि सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और हमने ये भी बोला कि जब सीनियर क्लास में आप जाओगे वहां पर देखोगे ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इस तरह से देखिए, आपको ये समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ फाइनल सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है और उसे ग्लूकोज को, एक ग्लूकोज को ब्रेक करता है, करते 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 फाइनल क्या बनाता है, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बनाता है। और पाइरुवेट फिर क्या है, यह साइकिल जो फाइनल कंप्लीट हुई और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इसने रिलीज किया। तो वो कैसे, ये ढेर सारे इनके रिएक्शन हुए। पहला कौन हुआ, ग्लाइकोलिसिस, दूसरा कौन सा हुआ, क्रेब साइकिल, और फिर ये साइकिल एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने का कंप्लीट हुआ, यानी एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन फाइनल हुआ और हमने क्या लिया, एनर्जी। देखने में तो इतना आसानी है, आसानी से हम देख सकते हैं कि हमने खाना पीना खाया और हमको एनर्जी मिल गई, ठीक है, इतनी आसानी से। और हमने आराम से गैस को क्या इनहेल किया और इनहेल किया और एक्सहेल किया। हमने ये देख लिया कि ह्यूमन में इस तरह से हुआ और इंसानों में और जानवरों में इस तरह से हुआ। लेकिन ये इन सब को होने में अंदर, बॉडी के अंदर बहुत तेजी से चल रहा होता है, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कि ह्यूमन बीइंग हो। इस रेस्पिरेशन को होने में, यानी कि एक ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो साइकिल कौन सी, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल्स, ये साइकिल्स इन्वॉल्व होती है एक रेस्पिरेशन को कंप्लीट होने में। इज इट क्लियर? कुछ लिखना है, कुछ कॉपी करना है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा लिखा देंगे, जहां जरूरत लगेगी लिखा लेंगे, पहले अभी इसको लिखिए, ठीक। ओके, अभी पहले समझ लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है, ये तो बात हो गई कि एरोबिक रिस्पिरेशन की, कि एरोबिक रिस्पिरेशन जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो वो तोड़ेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसके बारे में बात करते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, जहां पर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन इमरजेंसी में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा और ये बनाएगा इथेनॉल या एथिल एल्कोहल, इथेनॉल या हम कह दें इनको एथिल एल्कोहल। और ये कहां पर होता है, और साथ में ऑक्सीजन और साथ में एथिल एल्कोहल, ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन। और ये कितने रहते हैं, ये और ये, और एटीपी, और एटीपी ये कितने निकालते हैं इनके, एटीपी ओनली 2 एटीपी निकलता है, ओनली 2 एटीपी निकलता है, ठीक है। अब देखिए, C6H12O6 और ये क्या बनाया, C2H5OH, C2H5OH और 2 and 2 बैलेंस कर ले तो ये क्या होगा, 2O2, ठीक है, 2O2 और क्या निकला, एनर्जी, 2O2
यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या निकालता है, कितना एटीपी, यानी 2 एटीपी। वहां कितना निकल रहा था एरोबिक में 38 एटीपी, तो यहाँ पे क्या निकाला प्लस एटीपी। ठीक है, या हम ये कह ले कि प्लस एनर्जी। अब वो एनर्जी आपको पता हो गई कितनी होती है 2 एटीपी। ठीक ठीक, ओके। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटा तो उसने क्या बना लिया, एथिल एल्कोहल, और क्या बना लिया ऑक्सीजन। ठीक, इसको कुछ लिखना है, एक चीज और बता दें। अच्छा हाँ, ये वो कहाँ गया, वहां पे हमने वो लिख दिया ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर उसके बाद इसने क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बनाएगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 2 2 4 4 2 6 6 C6 हो गया ना। हाइड्रोजन कितना है 5, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 1 6 हो गया, यानी 5 2 10 हो गया। 10 यहाँ पे अगर हम ऐड कर ले 5 2 10 हाइड्रोजन, और यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया, एक हाइड्रोजन ये जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया टोटल का टोटल 12 हो गया। 5 1 6 6 2 12। ठीक, ओके डन। तो बात क्या हो रही थी, बात हो रही थी एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसने क्या निकाला, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट में क्या निकालता है, प्लांट में इन प्लांट फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल, और किसमें इंसानों में, इन ह्यूमन, इमरजेंसी के टाइम में प्लांट में। और सुनिए फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल, ठीक, यहाँ पे एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा, सीड में होगा, और साथ ही साथ सीड एंड फ्रूट में होगा। दूसरा कब होगा, इन इमरजेंसी पीरियड, इन इमरजेंसी, ये टेम्परेरी होता है, इमरजेंसी पीरियड, दिस इज टेम्पोरेरी, ये टेम्पोरेरी है। ओके, इसको समझे रहे हैं, ये क्या है टेम्पोरेरी। प्लांट में फॉर्मेशन होता है एथिल एल्कोहल का, कहाँ पे होता है, सीड में और फ्रूट में, ये इमरजेंसी के पीरियड में, और टेम्पोरेरी होता है। और इंसानों में कब होगा, या ह्यूमन में कब होता है, ये क्या फॉर्म होता है, ये एथिल एल्कोहल नहीं फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इमरजेंसी पीरियड कब होगा, इमरजेंसी पीरियड वो होगा जब हम लोग ऊंची सीढ़ियां चल रहे हों, यह काफी देर तक, यानी काफी देर तक मेहनत कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, उस वक्त जितना रिस्पायर हम लोग कर रहे हैं, उस वक्त जैसे हमने सांस फूलती है ना, सांस फूलने लग जाती है तो सांसें जल्दी जल्दी चलने लगती है। उसकी वजह यही होती है कि जितना हम लोग रिस्पायर कर रहे हैं वो कम पड़ रहा है, तो हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो रिस्पिरेशन करने लगते हैं, वो भी रिस्पिरेशन करके वो फॉर्मेशन करने लगते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड का, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यानी कि आपको क्या पता हुआ कि जब एटीपी की जब एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी निकल रही है और उसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तो ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिर्फ निकलता है। किसमें, एनारोबिक रिस्पिरेशन में। हमने ये बता दिया कि ह्यूमन में एनारोबिक रिस्पिरेशन जब होता है तो एथिल एल्कोहल नहीं निकलता है,
तो वहां पर लैक्टिक एसिड निकलता है, और जब प्लांट में होता है तो वहां पर एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ वहां पर क्या निकलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, यहाँ भी वैसे ही निकलता है। हमने ये बोला कि कौन करता है रेस्पिरेशन, वो हमारी सीड और फ्रूट करती हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड में। और ये क्या है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी ये नहीं कि ये कंटिन्यूअस, कोई इंसान दोनों टाइम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यूअस कर रहा हो। ओके, इज इट क्लियर? ये हो गया तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, इसे कॉपी करना है तो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। हाँ, एक चीज और हम वहां पर, जैसे हमने आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हमने डिफरेंस बोला था ना, तो उस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हम ये भी कह दे कि वहां पर फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो वो कैटाबोलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक होगा। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपकी बुक में होगा, है ना? सॉरी, चलिए देखिए, जैसे कि डिफरेंस में अभी लिखवा देंगे इनके बारे में। फोटोसिंथेसिस है और क्या है रेस्पिरेशन, समझने के लिए पहले अभी रेस्पिरेशन देखिए। रेस्पिरेशन में केटा मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, केटा मीन्स टूट जाना। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, टूटेगा। क्या टूटेगा रेस्पिरेशन में, क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटेगा, C6H12O6, ठीक है, O6 ये टूटता है ना, ये टूटेगा ऑक्सीजन से कंबाइन करके और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी। यहां पर क्या है, इसमें जुड़ेगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, इसमें वो जुड़ता है, रिएक्शन हमने आपको दिखाया था, इसलिए हम इनको क्या कह दें यहाँ पर कि दिस इज कैटाबोलिक। और यहाँ ऐड होना है, किसका ऐड होना है, ये निकालेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ठीक है, बैलेंस करने पर इतना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड होता है कितना ये और फॉर्मेशन क्या करता है, एनर्जी C6H12O6 बनाता है, ठीक है, और क्या निकालता है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, क्या निकालेगा यहाँ पर, कंबाइंड विद वाटर